बानी पिया का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ चुकी थी कि उसका चेहरा ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर लगने वाला था। वहीं महेश अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बानी पर भड़क उठा था। सबकी बात सुन बानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपनी कोल्ड टोन में कहा, मुझे भी आप लोगों के घर में रहने कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लड़की कितनी एहसान फरामोश है, इतनी सालों तक हमारे घर में रहकर एक अच्छी जिंदगी जी है, खान पान रहन सहन सब कुछ अच्छे से रहकर अब घर छोड़कर का रही है। आखिर मेरे भैया भाभी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। कत्यानी बिना कुछ सोचे समझे बकबक करे जा रही थी। वहीं ये सुनकर बानी एकदम से चीड़ लगी और ऊंची आवाज में बोली, चुप, एकदम चुप, एक और बार बक की ना तो देखना। बस इतना ही कहना था कि कत्यानी एकदम से चुप हो गई, जैसे उसके मुंह पर कोई ताला लग गया हो। बानी महेश और रूपाली की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, अच्छा, मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ठीक है, मुझे भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। नौकरों की तरह रहने से मैं अपनी खुद की लाइफ को बेहतर बना सकूं। वैसे इतने साल से मैं सिर्फ दादी माँ के वजह से चुपचाप रह रही थी और उनके कहने पर ही आप लोगों की हरकत को बेवकूफ की तरह सहन कर रही थी, लेकिन अब वो नहीं है, मैं आजाद हूँ। इतना कहकर वो पीछे मुड़कर जाने लगी। वैसे आज इसको कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके वजह से आज उसे बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। ऊपर से उसका सिर दर्द। अब इन घाटिया लोगों से कोई भी बात और करना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे अपनी कदम आगे बढ़ाते हुए जा रही थी। पीछे से महेश की आवाज आई, बानी तुम एक बात भूल रही हो, हमने तुझे लीगली एडॉप्टेड किया है, हमारे मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही बानी ने ये सुना तो उसकी कदम वहीं पर रुक गई। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गई। बानी को ऐसे अचानक से रुक जाने से महेश के चेहरे पर एक शैतानी हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही बानी की बातें सुनी उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। बानी ने कहा, हाँ, आपने सही कहा कि आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किए हो, लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हो। इन लॉ के हिसाब से अगर आप लोगों ने सही से मेरा ध्यान नहीं रखा या फिर किसी भी बात को लेकर मुझसे फिजिकल या मेंटली टॉर्चर किया तो ये लीगल एडॉप्टेड एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। ये जब तक लागू होता है तब तक मैं 18 साल की ना हो जाओ। और इन लॉ के दूसरा कंडीशन ये भी है, 18 साल के बाद मैं खुद अपना डिसीजन ले सकती हूँ किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। और रही बात 18 साल होने की तो आप भूल गए होंगे, चलो ये भी मैं ही याद दिला देती हूँ आप लोगों को, 18 साल होने में बस 4 ही महीने बचा है। एंड थर्ड कंडीशन, इन लॉ के हिसाब से मेरा पूरा नाम बानी अरोड़ा है, ना कि बानी कश्यप। ये कंडीशन खुद दादी माँ ने ही रखवाया था। शायद उन्हें ये पता था कि आप लोग कैसे इंसान हैं, इसलिए मेरे लिए, मेरी सेफ्टी के लिए दादी माँ ने ये कंडीशन बनाया था, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों का कोई भी अधिकार मुझ पर ना हो। बानी की इन सारी बातें सुनकर महेश का सांसें वही अटक गई। अब उसके आंखों के सामने उसका सपना बिखरता हुआ नजर आ रहा था। बानी की प्रॉपर्टी, बानी की दिल, सब कुछ उससे दूर होता हुआ नजर आ रहा था। खास करके इस बात को सोचकर उसका दिल हलक में आ गया था कि इन सब बातों के बारे में बानी को कैसे पता। अगर ऐसा है तो अब जो उसका सपना था सपना ही बनकर रह जाने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी से मेरे हाथ से सब कुछ भी जाने नहीं दूंगा। हाँ, जाने नहीं दूंगा। अपने मन ही मन में वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। वहीं सामने खड़ी बानी महेश का हाव भाव को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और बहुत अच्छी तरह से समझ भी रही थी। ये देख बानी की चेहरे पर एक डेविल हल्की सी मुस्कान आ गई और अगले ही पल अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरा बना लिया। वहीं उनके साथ खड़ी रूपाली, कत्यानी और बाकी लोग भी बानी की ये रूप और उसकी बातें सुनकर वो सभी हैरान थे। रूपाली गुस्से में दांत दबाते हुए बोली, तुम, वो आगे कुछ कहती महेश जल्दी से उसका हाथ पकड़कर पीछे कर लिया और उसे देखकर नामे सिर हिला दिया। रूपाली महेश का इशारा बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई। बानी ये देख आगे बोली, ठीक है मिस्टर कश्यप, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, जाने से पहले आप सभी को एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को कोई भी गलत फहमी ना रहे। भले ही मैंने इतने साल तक आपके घर में रही हूँ, लेकिन मैंने इसके बदले में मैंने आपके घर का काम एक नौकरों की तरह किया है और अच्छा खासा पैसे भी तो लिया इतने सालों तक, जो मेरे ही पैसों से आपकी बेटी इतनी अयासी करती है। सो प्लीज आइंदा आपके ख्याल में ये मत लाएगा। इतना कहकर वो वहां से अपने कमरे में चली गई। आज सच में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बानी कभी भी उनके सामने मुंह भी खोल सकती है। हमेशा से चुपचाप रहने वाली, शांत सी दिखने वाली ये लड़की आज इतना सब कुछ बोल पा रही थी। इतने घायल दर्द में खड़ी पिया भी हैरान थी। उसके मन में एक पल के लिए ये भी ख्याल आया कि कहीं कल की हादसे से बानी की बिहेवियर चेंज तो नहीं हुई।
वहीं महेश और रूपाली के मन में ये ख्याल आने लगे कि कहीं आज जो कुछ भी हुआ इस वजह से बानी घर से तो नहीं चली जाएगी, और कहीं वो सच में चली गई तो निम्मी का क्या होगा। निम्मी को बचाने के लिए तो बानी उनके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। वहीं दूसरी ओर बानी की रूम में बानी जल्दी से कमरे में आकर पहले फ्रेश होने चली गई थी। आधे घंटे के बाद जब वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड की तरफ बढ़ने लगी। वो बेड पर लेटकर आराम कर पाती तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। एक पल के लिए बानी कंफ्यूज हो गई। बानी जब बाथरूम से नहाकर बाहर आई उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। थकान के वजह से वो थोड़ी देर आराम करने बेड की ओर चली गई। वो आराम से बेड पर सो पाती तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। पहले बानी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और अगले ही पल वो बुरी तरह से चीड़ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल को साइड में रखकर दरवाजा खोलने चली गई। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने रूपाली और महेश दोनों ही खड़े थे। दोनों को देख बानी एक पल के लिए हैरान और कंफ्यूज हो गई। बानी कंफ्यूज और हैरान इसलिए थी कि उसे पहले से ही अपनी सिक्स सेंस लगा लिया था कि दोनों ही उसके पास बात करने जरूर आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये उसे नहीं पता था। खैर बानी जो सोचा था वही तो हो रही थी। दोनों को देखकर कहा, आप दोनों यहाँ, आप दोनों चिंता ना कीजिए, मैं कुछ ही घंटों में आपके कमरे को खाली कर दूंगी। हालांकि बानी जो कुछ बोल रही थी वो बस दिखावे के लिए बोल रही थी। वो जानती थी कि ऐसे बोलने से महेश और रूपाली दोनों पूरी तरह से डर जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ये सुनकर रूपाली जल्दी से आगे बढ़कर बानी को बड़े ही प्यार से कहने लगी, अरे नहीं नहीं बानी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भले ही हम आपके असली माँ बाप नहीं हैं, फिर भी हम दोनों ने अपनी ही बेटी माना है, और तुम ही बताओ कि हमें अपने बेटी को डांटने की कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर वो झूठ मूठ रोने की एक्टिंग करने लगी। बानी बड़े ही ध्यान से दोनों को देख रही थी और मन ही मन में वो अच्छी तरह से जानती थी कि रूपाली नाटक कर रही है। बानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अगर वो पिछले जन्म की बानी होती तो शायद रूपाली की झूठी इमोशनल प्यार को सच में सच्ची ही मान लेती, लेकिन रूपाली महेश के बदकिस्मती से अब वैसा नहीं था। बानी भी उनका नाटक में साथ देते हुए बोली, नहीं नहीं मिसेज कश्यप, मैं जानती हूँ कि आप जो कह रही है सही है, लेकिन आपकी बेटी यानी पिया वो तो नहीं चाहती। आपको तो पता ही है उसने मेरे साथ क्या किया है। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या करती, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अरे नहीं नहीं बानी बेटा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, आज के बाद पिया कभी भी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगी। वैसे बानी बेटा, तुम जब 5 साल की थी तब से तुम हमारे साथ रह रही है, हमारे दिल में बसी हो। हालांकि मैंने भी गुस्से में आकर बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन मैंने तो एक बाप के हैसियत से उठाया था। अगर तुझे बुरा लगा हो तो प्लीज हमें माफ कर दो। वैसे बेटा, ऐसे तुम घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी को क्या जवाब दूंगा। भले ही वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन माँ ने ही तो तुझे बहुत प्यार से इस घर में लेकर आई थी, उनके खातिर यही रहो बेटा। महेश आगे बढ़कर बानी को पूरी तरह से इमोशनल करते हुए कहा। महेश के बात सुन बानी खामोश हो गई। उसे खामोश देख महेश और रूपाली को लगा बानी पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इस वक्त बानी के दिमाग में क्या चल रहा है। बानी मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसने जो सोचा था वही तो हुआ था। नाटक को आगे जारी रखते हुए अपनी उदास भरी आवाज में बोली, ठीक है, मैं अपनी दादी माँ के लिए यही रहूंगी। जैसे ही रूपाली और महेश ने ये सुना तो उनके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ गई। रूपाली बानी की हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू बानी। महेश बानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी माँ के लिए प्यार और इज्जत दोनों है। थैंक यू। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। दोनों को जाते ही बानी के चेहरे पर धीरे धीरे करके मुस्कान बड़ी होती चली गई, और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी और सीधे बेड पर जाकर लेट गई, और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से नींद के आगोश में चली गई। वहीं पिया के कमरे में पिया गुस्से से तिलमिला रही थी। उसके साथ उसकी बुआ कत्यानी बैठी हुई थी। पिया बार बार बानी को गंदी गंदी गालियां दे रही थी, मानो उसके अंदर बानी को जान से मार डालने की भूत उसके सिर पर चढ़ा हो। कत्यानी उसको बार बार शांत करवाने की कोशिश भी कर रही थी कि तभी मिस्टर एंड मिसेज कश्यप दोनों ही अंदर आए। अपनी बेटी को ऐसे गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर उसके पास गए। उसे शांत कराते हुए महेश ने कहा, पिया बेटा, तुम शांत रहो। डैड, आप उस घटिया लड़की को घर से क्यों नहीं निकाल देते? उसने मुझे कितना मारा है, आप लोगों ने देखा ना। फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं? पिया गुस्से में अपने पिता की बात बीच में काटते हुए बोली।
अपनी बेटी की हालत देखकर महेश अपनी बेटी को वे सारी बातें बताई जो रूपाली और महेश के दिमाग में था। ये सुनकर पिया हैरान हो गई, साथ ही शांत भी हो गई। अच्छा तो ये बात है, ठीक है डैड, इस बार मैं उसे छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार उसे नहीं छोड़ूंगी मैं, पिया एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। महेश उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा एक बार हम अपना चाल में कामयाब हो जाएं फिर देखना। उसकी बात पर सब लोग ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन भैया, आपको नहीं लगता कि बानी बहुत ज्यादा बदल गई है? वो हमेशा शांत और सबकी बात मानने वाली एक बेवकूफ लड़की थी, लेकिन आज का उसका रूप देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा मासूम, शांत सी दिखने वाली, सबकी बात मानने वाली लड़की है, कातैनी ने कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं बुआ कातैनी की बात सही लग रही थी। वहीं दूसरी ओर तेजवीर का प्राइवेट विला में तेजवीर अपनी स्टडी रूम में बैठकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। उसके सामने बैठे दो लोग तेजवीर को घूरे जा रहे थे। वे लोग और कोई नहीं बल्कि नील और मनीष ही थे। घंटों तक दोनों मिलकर तेजवीर की कुछ कहने का इंतजार करते हुए बैठे थे, लेकिन हमारे तेज साहब का मिजाज हो जो मुंह से एक शब्द भी निकाला हो, उसको ऐसे कामों में खोया हुआ देख और खुद के इतना इग्नोर देख दोनों ही चीड़ रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत ये नहीं हो पा रही थी दोनों को। अब बताओ भी यार, कल रात मिलन बार क्लब में क्या हुआ था? नील ने बात को शुरू करते हुए कहा। अभी भी तेजवीर कुछ नहीं बोला। उसको ऐसे चुप देखकर वो दोनों और भी ज्यादा चिढ़ गए। मनीष थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अब बताओ भी, अगर नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मनीष थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अब बताओ भी, अगर नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बार बार तेज को देखे जा रहा था और उसको बोलने का इंतजार करने की कब उसे रोकेगा और कब वो बताएगा कि हुआ क्या था। आखिरकार तेज अपनी नजर डॉक्यूमेंट से हटाकर सामने मौजूद दोनों इंसान को देखने लगा। तेज अपनी बात शुरू कर पाता तभी स्टडी रूम का दरवाजा नॉक करने की आवाज आई। ये देख वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और स्टडी रूम से बाहर जाने से पहले दोनों की तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ काम है, तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ, कहकर रूम से बाहर चला गया। तेजवीर को पहले से ही पता चल चुका था बाहर उनसे मिलने कौन आया है। सीसीटीवी कैमरा में जो देख लिया था। नील और मनीष दोनों ही अपनी मुंह फाड़े एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इस बार वो दोनों तेज को कहाँ छोड़ने वाले थे। वो भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर चले आए। जब बाहर आकर दोनों ने देखा कि तेजवीर दो औरतों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। विला के सारे सर्वेंट्स अपने अपने कामों में बिजी थे। तेजवीर ने जब सामने सोफे पर बैठे दो औरतों को देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बल्कि वो अंदर ही अंदर वो थोड़ा कंफ्यूज था कि इस वक्त उसकी माँ और दादी यहाँ क्यों थे। तेजवीर ज्यादा ना सोचे ही उनके पास जाकर सामने रखा हुआ सिंगल सोफे पर बैठ गया। माँ, दादी माँ, आप दोनों यहाँ, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, तेजवीर बड़े ही आराम से कहा। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, देखो तेज, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं और गौतमी ने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है। वैसे तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि जब तू इंडिया आएगा तब तेरी शादी कराएंगे। जब अब उसके लिए ये सही समय है तो क्यों ना तेरी शादी करवा दी जाए। हालांकि जब कविता ये कह रही थी तब उसके चेहरे पर खुशी और चमक साफ दिखाई दे रही थी, और गौतमी भी चाहती थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन अपनी बेटे की बीमारी के बारे में उसे तो पहले से ही पता था, इसलिए वो तेज को देखकर खामोश थी। तेज भी अपने माँ को ऐसे मायूसी देख अपनी दादी की ओर देखते हुए कहा, वो तो ठीक है दादी माँ, लेकिन आपने लड़की देखा है कहीं? कविता तेजवीर की बातों का जवाब दे पाती तभी वहां पर नील और मनीष दोनों ही आ गए। नील और मनीष दोनों ने देखा वो दोनों औरत कोई और नहीं बल्कि तेजवीर की मॉम और उनकी दादी मिसेज कविता थी। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। नील और मनीष को आता देख मिसेज कविता ने कहा, ओह तुम दोनों यही हो, अच्छा हुआ, आओ आओ बैठो। अरे दादी, आप बैठने के लिए ना कहो तो भी हम बैठ जाएंगे, लेकिन ये बताइए बात क्या है और आप इतने खुश हैं, इसके पीछे का राज क्या है दादी जी? नील सोफे पर बैठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कविता उसको हल्की सी थपकी पीठ पर मारते हुए बोली, हाँ मैं तो खुश हूँ, इसका कारण मेरे तेज ही है। क्या तेजवीर, अब इसने क्या कर दिया जो आप इतने खुश हो गए? नील ने कहा। अरे उसने कुछ नहीं किया बल्कि अब आगे करेगा, कविता खुश होते हुए कहा। तो नील और मनीष दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या करेगा? शादी, शादी करेगा अब तेज, कविता खुशी से चहकते हुए बोली, और आगे कुछ कह पाती तभी तेजवीर कविता को बीच में ही रोकते हुए कहा, वेट
वेट दादी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कब कहा कि मैं शादी करूंगा? हाँ ठीक है, नहीं कहा, लेकिन अब कह दो, अभी कहाँ देर हुई है, कविता झट से जवाब देते हुई बोली। दादी माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, तेजवीर बड़े ही सीरियस ट्यून में कहा। तो कविता थोड़ी नाराज होते हुए बोली, अभी नहीं कर सकता मतलब क्या है तुम्हारा? देखो तेज, अभी मत करो, लेकिन बाद में कर सकते हो ना। अभी फिलहाल सगाई कर लो, शादी कुछ महीने बाद कर लेना। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता, तेजवीर ने कहा। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कविता नाराज होते हुए बोली। अपनी दादी माँ को नाराज होते हुए देख तेजवीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कविता को समझाते हुए कहा, दादी माँ आप नाराज क्यों हो रही है? मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले लड़की को ढूंढिए। मैंने ढूंढ लिया है। जैसे ही कविता के मुंह से ये सुना तो तेजवीर हैरान हो गया, कभी अपनी दादी को देखता तो कभी अपनी माँ को। वहीं नील और मनीष दोनों ही बड़े मजे से कविता की बातें सुने जा रहे थे। वो भी देखना चाहते थे कि अब तेजवीर क्या जवाब देगा, क्योंकि इतने देर से वो दोनों भी तो कल हुई इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन तेजवीर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। वो तो असिस्टेंट राघव से पता चली थी, लेकिन नील और मनीष दोनों तेजवीर के मुंह से डिटेल्स में जानने में उत्सुक थे। कविता की बात सुनकर तेज अब आगे कुछ नहीं कह सकता था, या यूं कहो कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है दादी माँ, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर चला गया। नील और मनीष का तो बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि तेजवीर बिना कुछ कहे ही उठकर चला गया था। वहीं कविता बहुत ज्यादा खुश थी, साथ ही गौतमी भी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका बेटा कैसा है। वो थोड़ी सी उदास भी थी। एक गहरी सांस लेकर कविता के साथ घर के लिए निकल गई। वहीं तेजवीर अपनी कमरे में आकर राघव को कॉल करने लगा। एक ही रिंग में सामने से राघव जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो बॉस। राघव, दादी माँ कौन सी लड़की को मेरे लिए ढूंढा है, पता करके मुझे बताओ, तेजवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। तो वहीं राघव परेशान में उसके चेहरे पर पसीनों के बूंदे दिखाई दे रही थी, क्योंकि खुद राघव ही जानता था कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला था। राघव हकलाते हुए कहा, जी जी बॉस। इतना कहकर दोनों तरफ से कॉल काट दिया। जैसे ही राघव अपना फोन रखकर सामने देखा तो सामने मिसेज कविता सिंह और गौतमी दोनों ही बैठी हुई थी। कविता के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, तो वहीं गौतमी अपने बेटे की हालत पर तरस आ रहा था। कविता राघव को धमकाते हुए बोली, राघव जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो, तेज को कुछ भी मत बताना कि हम कौन सी लड़की को उसके लिए देखा है। समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी जी मैडम, पर मैडम बॉस को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, राघव परेशान होते हुए कहा। राघव को इस तरह से परेशान होते हुए देख कविता दिलासा देते हुए बोली, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तेरे जॉब को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। राघव को इस तरह से परेशान होते हुए देख कविता दिलासा देते हुए बोली, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तेरे जॉब को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कविता की बात सुनकर राघव शांत तो था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना डरा हुआ था बस वही जानता था। राघव बचपन से ही कविता, या यूं कहे कि सिंह परिवार में सभी मेंबर्स राघव को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि जब राघव 6 साल का था तभी कविता उसे सिंह पैलेस में लेकर आ गई थी। राघव बचपन से अनाथ था, फिर भी कविता और बाकी सभी उसे एक बेटे की तरह ही देखते थे। हमेशा शांत से रहने वाला लड़का था। उसी समय उसकी दोस्ती तेज से हुई थी, वो भी तो उसी का ही हमउम्र था, और तेजवीर को राघव की कैरेक्टर्स बहुत ही पसंद आई थी। तब से लेकर आज तक वो राघव को हमेशा के लिए उसके साथ ही रख लिया था। जो पढ़ाई तेज करता था वही पढ़ाई राघव भी करता था। इस बात को लेकर कविता के साथ साथ बाकी सदस्य को भी कोई ऐतराज नहीं था। इसलिए आज राघव तेज और कविता के बीच में पड़ गया था। हमेशा से हर एक प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करने वाला इंसान आज दोनों के बीच फंस गया था। और ये भी कभी नहीं भूल सकता था कि आज जो कुछ भी वो है, काबिल, पोजीशन, वे सब तेज और कविता के देन के वजह से है, ये उसका सोच था। लेकिन कविता और तेज ऐसा कभी नहीं सोचते थे। वो तो बस राघव के खुद की मेहनत से वो इस पोजीशन पर है, ऐसा उनका कहना था। खैर ये तो अपनी अपनी सोच है। राघव कविता और गौतमी दोनों को जाने के बाद खुद एक गहरी सांस लेकर जल्दी से तेजवीर के प्राइवेट विला चला गया। दूसरी ओर बानी अपना चाल चलना शुरू कर दिया था। बानी को अच्छे से पता था कि अब उसे आगे क्या करना है और आगे क्या होगा, इसलिए इस बार वो बहुत ही ध्यान से हर एक कदम की चाल चलने वाली थी। देखते देखते एक हफ्ता भी इसी बीच बीत गया। फिलहाल कश्यप परिवार बानी को कोई भी बात या फिर किसी बात को लेकर उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी या परेशान नहीं किए थे।
महेश की बहन अभी भी कश्यप के विला में रह रही थी, लेकिन उसके पति और उसका बेटा दोनों ही वापस अब बने घर चले गए थे। कभी कभी बीच में आया भी किया करते थे। रूपाली और बुआ दोनों बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उनके पास रूपाली की छोटी बेटी निम्मी को वहां आते हुए देखा। रूपाली अपने हाथ में पकड़ी हुई टी कप को नीचे रखा और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, निम्मी निम्मी बेटा तुम उठ गई, और थोड़ी देर आराम करना था ना। निम्मी धीमी कदमों से आकर रूपाली के बगल में बैठ गई। रूपाली अपनी छोटी बेटी की ओर देखा जो पूरा पीला पड़ चुका था। ये देख निम्मी से पूछने लगी, निम्मी तू ठीक है ना बेटा, क्या तुझे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चले? देखो बेटा, अगर तुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो प्लीज बताना। परेशान होकर निम्मी को प्यार से दोनों गालों को छूने लगी। निम्मी अपनी माँ को इतना परेशान देखकर वो धीमी लेकिन कमजोर आवाज में कहने लगी, मॉम कल से पता नहीं क्यों सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और मैंने मेडिसिन भी ले लिया, लेकिन दर्द तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा दर्द है। उसकी बात सुनकर रूपाली बहुत ज्यादा डर गई। वो हड़बड़ाते हुए महेश को कॉल करके बताने लगी, हेलो महेश, महेश निम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और वो सब कुछ बता दिया जो निम्मी ने बताई थी। महेश भी रूपाली की बातें सुनकर वो भी परेशान हुआ, लेकिन अगले ही पल अपने आप को शांत होते हुए कहा, रूपाली तुम परेशान मत हो, जल्दी से निम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं भी अभी तुरंत यहाँ से निकलता हूँ। जी ठीक है, रूपाली इतना कहकर फोन काट दिया। जैसा महेश ने बताया था, रूपाली निम्मी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चली गई। उसके साथ कात्यायनी भी चली गई। वहीं दूर खड़ी बानी ये सब देख रही थी। बानी को याद आया कि पिछले जन्म में ये वही दिन था जो उसके जिंदगी में एक तूफान बनकर आया था। यही से तो शुरू हुआ था उसकी जान की खतरा। महेश उसे झूठ बोलकर निम्मी को ब्लड देने के लिए इमोशनल करके उसका सारा खून निम्मी की तबीयत ठीक करने में लगा दिया था, और निम्मी लगभग 1 साल तक ठीक ठाक ही रही। लेकिन बानी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी के साथ कोई नहीं रहता तो उनके साथ हमेशा भगवान रहता है। उसने अपने आप को फिर से एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर बना लिया था। पिछले जन्म में हुई घटना के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की रिंग करने लगा। बानी को पता था ये कॉल किसका होगा। एक गहरी सांस लेते हुई फोन की ओर देखने लगी। फोन स्क्रीन के ऊपर महेश का नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन बानी फोन को जल्दी से नहीं उठाया। एक टक फोन की स्क्रीन को ही घूरने लगी। बानी कॉल रिसीव न करने के वजह से दूसरी तरफ महेश गुस्से से भर गया था। जब वो कॉल कर रहा था तब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन बानी कॉल को ना उठाने के वजह से गुस्से में आ गया, जो एक्सीडेंट होते होते बचा था। ये देख महेश जल्दी से गाड़ी को साइड पर रोका। सबसे पहले एक गहरी सांस ली, फिर नॉर्मल होकर अपने आप को शांत करके हॉस्पिटल के लिए आगे बढ़ गया। दूसरी ओर कुछ देर सोचने के बाद बानी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई, लेकिन उसने अभी तक महेश को कॉल करके बात नहीं की थी, और वो बिना किसी से बात किए वो सीधे हॉस्पिटल चली गई। जब महेश ने हॉस्पिटल पहुंचा तो रूपाली निम्मी को पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया था। हर एक ट्रीटमेंट शुरू करवा दी थी ताकि निम्मी को सही समय पर ठीक से इलाज हो सके। और ये वही हॉस्पिटल था जो कई सालों से निम्मी को ट्रीटमेंट करा रहे थे, और डॉक्टर भी रूपाली को बता दिया था कि निम्मी को ब्लड डोनेट करना होगा फिलहाल के लिए। महेश हॉस्पिटल पहुंच गया था। उससे पहले ही रूपाली निम्मी को एडमिट कर चुकी थी और बाकी का सारा प्रोसीजर को पूरा कर रही थी। उसके चेहरे पर डर और परेशान दोनों साफ दिखाई दे रही थी। महेश को सामने से आता हुआ देख रूपाली थोड़ी सी रिलैक्स होकर जल्दी से महेश के पास चली आई। अच्छा हुआ आप आ गए, डॉक्टर ने कहा है निम्मी को ब्लड की जरूरत है, अब उसी का इंतजाम करने को कहा है, और डॉक्टर भी ब्लड अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, रूपाली ने एक ही सांस में कहा। अब निम्मी कैसी है? महेश ने पूछा। निम्मी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन उसे ब्लड की बहुत जरूरी है, रूपाली परेशान होते हुए कहा। तभी उसकी दिमाग में बानी का ख्याल आया। उसने महेश की ओर देखते हुए कहा, महेश आप ही ने तो कहा था कि बानी हमारी मददगार साबित होगी, लेकिन आज हमारी बेटी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और इसकी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। क्या वो हमारी मदद करेगी? उसकी बातों में उदास और रुआंसी भरी हुई थी। महेश रूपाली के बातों का जवाब दे पाता तभी सामने से डॉक्टर्स आते हुए दिखाई दिए। महेश और रूपाली दोनों ही जल्दी से डॉक्टर के सामने आते हुए महेश बोला, डॉक्टर क्या बात है? निम्मी तो ठीक है ना? मिस्टर कश्यप एक गुड न्यूज है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर्स की बातें सुनकर महेश और रूपाली दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। रूपाली खुशी में बोली, क्या कहा डॉक्टर? निम्मी के लिए ब्लड मिल गई? सच में? थैंक गॉड। डॉक्टर ज्यादा बातें आगे ना बढ़ाते हुए सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा,
मिस्टर कश्यप, अब फिलहाल के लिए ब्लड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन आपकी बेटी को कम से कम 1 महीने तक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। तब जाकर आपकी बेटी की हेल्थ में आए हुए बदलाव के बारे में पता चलेगा। जी डॉक्टर, ठीक है, महेश डॉक्टर के बातों का जवाब देते हुए कहा। महेश रूपाली डॉक्टर्स के साथ निम्मी के वार्ड में चले गए। वहीं थोड़ी दूर एक कॉरिडोर में बानी खड़ी होकर महेश और डॉक्टर्स के बातें सुन रही थी। कुछ देर तक वही खड़ी रही और एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी वहीं डॉक्टर जो महेश से बात कर रहा था वो चलकर सीधे बानी के पास खड़ा हो गया। मिस बानी, जैसे आपने कहा था वैसा ही किया है। हमने आपके ब्लड डोनेट की हुए बात को एक राज ही रखा है, लेकिन आप इस बात को राज क्यों रखना चाहती है, क्या आप बता सकती हैं? कुछ ऐसे बातें होती हैं डॉक्टर, उसे राज रखना ही सबसे अच्छा होता है, बस यही बात आप याद रखिएगा। इतना कहकर बिना कुछ और कहे ही वहां से चली गई। पास्ट जब बानी घर से निकली थी तब उसके दिमाग में इसकी पिछले जन्म की सारी बातें घूम रही थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि निम्मी को ब्लड दे और दिमाग कह रहा था कि मदद ना करे, क्योंकि ये वही समय था जो बानी की जीवन ही नरक बना दी थी। इसी सोच में डूबी हुई बानी कब वो हॉस्पिटल पहुंच गई खुद उसे पता नहीं चला। आखिर में अपने उलझन में पड़ा अपने दिमाग को शांत करके डॉक्टर के कैबिन की ओर चली गई। बानी एक कैबिन के सामने आकर रूखी अंदर जाने से पहले नॉक करने लगी। अंदर से एक आदमी की आवाज आए, कम इन। बानी ने तुरंत कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। डॉक्टर ने अपने नजरें उठाकर देखा तो सामने बानी खड़ी थी। बानी सामने बैठा डॉक्टर को देखे जा रही थी। डॉक्टर को तो बानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बानी को सामने बैठा उस डॉक्टर के बारे में पता था। इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में, इस जन्म में दोनों का आमना सामना ये पहली बार हुआ था। डॉक्टर बानी की तरफ देखते हुए पहले बैठने का इशारा किया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जी मिस कहिए। बानी सीधे पॉइंट पर आती हुई बोली, डॉक्टर सीधे मैं पॉइंट पर आती हूँ। मुझे मिस निम्मी कश्यप को ब्लड देना है। मेरा और मिस निम्मी का ब्लड एक ही है, और मेरी दूसरी बात यह है कि प्लीज मेरी ब्लड डोनेट करने की बात मिसेज कश्यप और मिस्टर कश्यप को ना बताए। पहले डॉक्टर को बानी की बात अजीब तो लगी, निम्मी के लिए ब्लड डोनेट करने की बात सुनकर वो चुप हो गया। और बानी भी जानती थी कि सामने बैठा डॉक्टर उसे धोखा नहीं देगा। और दूसरी बात यह भी थी कि जब पिछले जीवन में बानी की सीने में दिल निकाल रहे थे तब सामने बैठा ये डॉक्टर उन लोगों में शामिल नहीं था। और बानी को यह भी सुनने को मिला था कि ये डॉक्टर ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह पर चला गया था। बानी को अभी फिलहाल के लिए इस डॉक्टर से कोई भी खतरा नहीं था, जिस वजह से बानी बड़े आराम से और जल्दी से इस काम से निपट सकती थी। बानी निम्मी को ब्लड देने का एक और कारण ये भी था कि बानी अपनी आंखों से निम्मी को अपनी तबीयत खराब होते समय कितना तड़पी है, अपनी सीने में असहनीय दर्द को कैसे सहा है, ये सब होते हुए बानी अपनी आंखों से देखी हुई थी। और दूसरा कारण ये भी था कि निम्मी कभी भी बानी को तकलीफ नहीं दी थी। तकलीफ देना तो छोड़ो, उसे तंग भी नहीं किया करती थी। बानी को ये भी पता था कि जब भी पिया रूपाली दोनों मिलकर उसे तकलीफ देते थे तब वो बहुत ज्यादा निराशा और उदास होकर अपने कमरे में चली जाती थी। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं था कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी और की जान ले ले, खास करके उन्हीं के बेटी की उम्र के किसी और की बेटी की जान ले ले। ये तो बिल्कुल सही नहीं था, ये तो गुनाह था। बस यही था कारण जो आज बानी खुद निम्मी को ब्लड देने हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर बानी की सारी टेस्ट करवा के उसका ब्लड लेना शुरू कर दिया। चाहो तो बानी ये बात महेश को बताकर करवा सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो यकीनन पिछले जन्म का वो हादसा एक बार फिर से दोहराते। महेश एक लालची इंसान तो था ही। बानी ब्लड देने की बात पता चलती तो जरूर वो अपने खास डॉक्टर से कहकर बानी का ब्लड निकलवाता और वही होता जो पिछले जन्म में हुआ था। इसलिए बानी ने बिना बताए ही निम्मी को ब्लड दे दिया था। और बानी को ये भी पता थी कि ये डॉक्टर उसे जरूरत हिसाब से ही ब्लड लेगा, ना कि ब्लड को एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखने वाला था, जो महेश अपने खास दोस्तों से करवाया था पिछले जन्म में। बानी अपना ब्लड देकर हॉस्पिटल से जाने के लिए वार्ड से बाहर आए, तभी उसके कानों में महेश और डॉक्टर की बात सुनाई देने लगी थी, जिस वजह से उसका कदम वही कॉरिडोर में अचानक से रुक गई थी। प्रेजेंट समय बानी डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। बानी ब्लड देकर हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। कुछ देर तक टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी उसे ना ही टैक्सी मिली और ना ही ऑटो। और कुछ दूर तक पैदल ही चलकर जाने लगी। कुछ दूर तक पैदल चलकर आने से कड़ी धूप में उसका सिर चकराने लगा। अपने आप को संभाल पाती तभी एक तेज आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ी।
इतनी तेज धूप में बानी बेहोश के हालत में वही सड़क के किनारे गिर पड़ी हुई थी। आते जाते लोगों की नजर भले ही बानी पर पड़ रही थी, लेकिन कोई भी इंसान आगे आकर उसे उठाने की या कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी एक गाड़ी तेजी से बानी के पास आकर रुकी। वो गाड़ी इतनी तेज से आ रही थी कि मानो वहां आसपास खड़े लोगों एक पल के लिए डर ही गए थे, कहीं वो गाड़ी वाला बानी के ऊपर चढ़ा ना दे। लेकिन लोगों के सोच से बिल्कुल उलट वो गाड़ी बानी के पास आकर रुकी और बिना देरी किए जल्दी से दो चमचमाती लेदर शूज पहने पैर दिखाई दिए। एक बेहद हैंडसम सा चेहरा, साथ ही बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, आंखों पर ब्लैक गोगल पहने एक इंसान बाहर निकल आया। आंखों पर ब्लैक गोगल होने के वजह से उसकी आंखों में दिखाई दे रहा गुस्सा किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसका खतरनाक ऑरा से साफ पता चल रहा था उसके पास जो भी इंसान जाएगा उस इंसान का गुस्से का शिकार हो सकता था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तेजवीर ही था। बानी को ऐसे सड़क के किनारे पड़ी हुई देख उसका दिल से दर्द करने लगा था, साथ ही गुस्सा भी। बिना देरी किए बानी को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया। अब तक बानी की हर एक इंफॉर्मेशन निकाल चुका था। तेजवीर बानी के बारे में जान चुका था। तेजवीर बानी को लेकर अपनी प्राइवेट विला आ गया था और अपनी कमरे में ले जाकर बड़े से किंग साइज बेड पर लेटा दिया। जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर पर कुछ टाइप करके वापस से अपने जेब में रख लिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद तेजवीर का कमरा नॉक करने की आवाज आई। तेजवीर, जो इतने देर तक बानी को बड़े ही प्यारा से देखे जा रहा था, नॉक के आवाज सुनकर जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाज के सामने मनीष को देखकर तेज बिना कुछ कहे ही वापस से बानी के बगल में आकर बैठ गया। मनीष पहले एक नजर तेजवीर को देखा और बानी को मनीष अच्छी तरह से समझ गया था। वो बिना कुछ ज्यादा बोले बानी के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। बानी का पूरा चेकअप होने के बाद मनीष ने तेजवीर से कहा, लगता है इन्होंने अभी भी किसी को खून दिया है। इतना कहकर एक टैडी नजर से तेजवीर को देखने लगा। तेजवीर अभी भी बस एक टक बानी को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना होने की वजह से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि आखिर तेजवीर के दिमाग में क्या चल रहा है। मनीष एक इंजेक्शन बानी को देते हुए आगे कहा, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, ज्यादा ख्याल रखना होगा इसका। तेजवीर ने जैसे ही ये सुना अपनी नजर मनीष के ऊपर गड़ा दी। तेजवीर को भी पता था कि मनीष को सब पता है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस लेकर मनीष से कहा, तुम इसका इलाज करो अच्छे से, मैं नहीं चाहता कि ये और भी ज्यादा वीक बने। तेजवीर के मुंह से जैसे ही सुना मनीष थोड़ा हैरान हो गया। आज तक किसी लड़की को इतना केयर नहीं किया था, लेकिन आज ये क्या, इस लड़की को इतना केयर। मुझे लगता है ये वही लड़की है जो उस दिन तेजवीर बताने से दूर भाग रहा था। मनीष मन ही मन में बुदबुदाने लगा। तेजवीर ने देखा कि मनीष कुछ नहीं बोल रहा है, अपनी तेज आवाज में कहा, मैंने क्या कहा सुना कि नहीं? इतनी तेज आवाज सुन मनीष एक पल के लिए डर ही गया और हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना ना। अरे तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा। एक ही शब्द में तेजवीर बोलकर शांत हो गया। शाम का समय हो चुका था। बानी को अभी भी होश में नहीं आई थी। तेजवीर आज ऑफिस ना जाकर घर पर स्टडी रूम में ही ऑफिस का काम कर रहा था। इसी बीच 2 घंटे और बीत गए। तेजवीर भी अपने ऑफिस के काम में इतना मग्न हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। वहीं ऊपर तेजवीर के कमरे में बानी अब जाकर होश में आ रही थी। अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलने लगी। जैसे ही उसने पूरी तरह अपनी आंखें खोलकर आसपास का नजारा देखने लगी। अब लगभग रात हो चुकी थी, शाम के 7 बज रहे थे, जिस वजह से पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था। बस एक हल्की सी रोशनी ऊपर लटका हुआ झूमर से आ रही थी। भले ही पूरे कमरे में हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी, फिर भी बानी इस कमरे को अच्छे से देख पा रही थी। वेस्टर्न स्टाइल में बना ये कमरा इतना बड़ा कि इसी एक कमरे में हर एक फैसिलिटी मौजूद थी। हर तरफ तारों जैसे जगमगाती झूमर की लाइट्स, बड़े बड़े स्लाइड वार्डरोब, बैठने के लिए एक बड़ा सा सोफा। व्हाइट एंड ब्राउन कलर से बना ये कमरा बिल्कुल रॉयल प्रिंस का कमरा ही लग रहा था। हर एक चीज अपनी जगह पर परफेक्टली राखी हुई थी। बानी ये सब देखकर वो हैरान हो गई। बानी कभी भी इस कमरे को भूल नहीं सकती थी। तभी उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी वो बेहोश होने के बाद यहाँ आई हुई थी, लेकिन उस वक्त वो तेजवीर को अच्छे से नहीं जानती थी। एक बार फिर से बिना सोचे समझे गलत समझ लिया था कि वो फिर से किसी और के कमरे में पहुंच गई है और बिना कुछ किसी से बात किए, खास करके तेज से बिना मिले उस जगह से भाग गई थी। ये याद आते ही बानी को एहसास हुआ कि तेज उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाया था।
बानी अपनी बेवकूफी पर हंसे या रोए खुद उसे ही समझ ही नहीं आ रहा था। पिछले जन्म में वो अपने पति के साथ ही थी और मैं बेवकूफ की तरह डर से कभी सच्चाई जाने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ गलत ही समझती रही। तभी एक बार और बानी को कुछ याद आया और याद आते ही उसको एक और झटका लगा। बानी के दिमाग में एक और बड़ा झटका लगा और अपने ही मन में बुदबुदाने लगी, कहीं तेजवीर की शादी का रिश्ता लेकर उसके लिए लेकर तो ऐसे कैसे हो सकता है। नो नो बानी, ऐसा कैसा हो सकता है। शादी का रिश्ता पिया के लिए आए थे ना, मेरे लिए कैसे हो सकता है। कहीं इसमें भी तो महेश का कोई चाल तो नहीं है। अगर सच में शादी का रिश्ता पिया के लिए था तो इसका पता कैसे लगाए। बानी इन सब सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आए। बानी अपनी सोच से बाहर आते हुए दरवाजे की ओर देखने लगी। दरवाजा खोलकर तेजवीर अंदर आया। जैसे ही बानी ने तेजवीर को देखा तो उसका दिल बुलेट ट्रेन जितना जोरों शोरों से धड़कने लगा। पूरे कमरे में शांत होने की वजह से बानी की दिल की धड़कन तेज साफ सुन पा रहा था। तेज की नजर जब बानी से मिली तो उसका भी दिल जोरों से धड़कने लगा। आज पहली बार दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। इस वक्त पुरानी बानी होती तो शायद तेजवीर को देखकर अब तक उसके सामने से डर के मारे भाग चुकी होती, लेकिन अब की बानी तो वो किसी से डरने वालों में से नहीं थी और एक बार फिर से वही बेवकूफी तो हरगिज नहीं करने वाली थी। आज पहली बार तेजवीर को इतनी गहराई से देख रही थी कि उसका बस चले तो तेजवीर को अपने ही आंखों में समा चुकी होती। वही तेजवीर की हालत भी कुछ इस तरह ही हो रहा था। उसने जिंदगी में कितनी सारी लड़कियां देखी होगी, लेकिन वो तो किसी को भाव ही नहीं दिया था। जब से बानी उसके जिंदगी में दस्तक दी है तब से उसका दिल और दिमाग में बानी छा गई थी, ना चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। अब पूरी तरह से तेजवीर के मन में बानी ही बैठ चुकी थी, लेकिन तेजवीर चेहरे का एक्सप्रेशन से ये बताना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बानी और तेजवीर के बीच ऐसे ही खामोशी कुछ देर तक पसरी हुई थी। बानी को एहसास हुआ कि कितनी देर से वो तेजवीर को एकटक देखे जा रही है। अपनी येमवइस को छुपाती हुई यहाँ वहां देखने लगी। ये देख तेजवीर एक तिरछी स्माइल करते हुए उसके पास चला गया। तुम जाग गई? तेजवीर कमरे का लाइट्स ऑन करते हुए कहा। तो बानी जवाब देने के बजाय एक बार फिर पागलों की तरह उसे ही घूरने लग गई। दोबारा फिर से तेजवीर कहा, तुम जाग गई? अभी भी बानी की कोई रिप्लाई नहीं था। तीसरी बार फिर से पूछा, तुम जाग गई? अभी भी बानी की ओर से जवाब ना पाकर तेजवीर पीछे मुड़कर बानी को देखा, जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। ये देख सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों हाथों को क्रॉस करके उसे एकटक देखने लगा। एक बार फिर से बानी को एहसास हुआ कि तेज उसे ही देखे जा रहा है। ये देख वो हकलाते हुए बोली, जी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर तेज एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब? कौन सा सवाल का जवाब नहीं दिया? बानी अपना सिर खुजलाते हुए धीमी आवाज में बोली। उसकी ऐसे मासूम भरी बातें सुनकर तेज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल जल्दी से अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए सीरियस चेहरा बना लिया, ताकि बानी को उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ना देख ले। हुआ भी वैसा ही था। बानी तेज का वो हंसता हुआ चेहरा नहीं देख पाई थी। तेज गंभीर आवाज में कहा, वैसे तुम बेहोश क्यों हो गई थी? इसका जवाब तेजवीर को अच्छे से पता था, फिर भी वो बानी के मुंह से सुनना चाहता था। बानी भी तेज के सवाल सुन वो थोड़ी परेशान हो गई और कुछ सोचते हुए सच ना बताकर झूठ बोलते हुए बोली, वो एक्चुअली धूप बहुत ज्यादा था और मुझे टैक्सी ऑटो नहीं मिल रही थी। मुझे लगा आगे चलकर मिल जाएगी, इसलिए पैदल से चलकर जाना पड़ा था, जिस वजह से कमजोरी हो गई और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई। इन सारी बातें कहते समय अपना सिर नीचे करके बोल रही थी। तेजवीर को पता था कि बानी जो कुछ कह रही है वो आधा सच है, उसने पूरी बात नहीं बताई है। फिर भी तेजवीर बानी को ज्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे तो वो पहले से ही जानता था कि बानी कमजोर क्यों हुई थी। तेजवीर बस उसका जवाब सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। तभी एक सर्वेंट दरवाजे को थोड़ा नॉक किया। दरवाजा तो पहले से ही खुला था, फिर भी सर्वेंट अंदर आने से पहले एक बार नॉक किया था। तेजवीर दरवाजे की ओर देखा तो सर्वेंट हाथों में खाने का ट्रे लेकर खड़ी थी। ये देख तेजवीर अपनी हाथों से अंदर आने का इशारा किया। वो सर्वेंट बड़े ही रिस्पेक्टफुली के साथ सिर हाँ में हिलाकर अंदर आ गई और सोफे के सामने रखा हुआ कॉफी टेबल के ऊपर खाने का ट्रे रख दिया और पीछे मुड़कर तेजवीर को दोबारा सिर झुकाकर जाने का परमिशन लेकर कमरे से बाहर चली गई। तेजवीर उठकर एक छोटा सा टेबल लाकर बानी के सामने रख दिया। बानी अभी भी बेड पर ही थी। खाने का ट्रे लाकर उसके सामने रख दिया। बानी एक नजर खाने को देख रही थी तो कभी तेजवीर को।
तेजवीर अपनी आंखों से इशारे से खाना खाने को कहा तो बानी भी तेजवीर के इशारे भी समझ गई थी। उसने बिना कुछ कहे ही खाना खाना शुरू कर दिया। 2 निवाला खाने के बाद उसे याद आया कि उसने तो खाना खाने के लिए बोला ही नहीं। तेजवीर के ओर देखते हुए बोली, आप नहीं खाएंगे। ये सुनते ही तेजवीर, जो अपनी मोबाइल में कुछ मेल चेक कर रहा था, वो अचानक से बानी की ओर देखने लगा। उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा, मानो उसे बानी की बात समझ ही नहीं आई हो। अब इस वक्त पुरानी बानी होती और तेजवीर को ऐसे कंफ्यूज होकर देख रहा होता तो पक्का वो भी कंफ्यूज हो जाती कि कहीं उसने गलत तो नहीं बोल दिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब की बानी यानी इस जन्म की बानी बहुत ही ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हो गई थी। बानी अच्छे से तेजवीर की कंफ्यूज को समझ रही थी। उसने अपने गले को साफ करते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब है मुझे अकेला खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, अगर आप भी साथ दे देते तो अच्छा होता। ये सुनकर तेजवीर बिना कुछ कहे उठकर बानी के सामने आकर बैठ गया और एक प्लेट लेकर थोड़ा खाना लेकर खाने लगा। ये देख बानी मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि पिछले जन्म में वो तेजवीर के साथ बहुत कम बार बैठकर खाना खाया था। शादी होने के 5 साल तक बस यही 2-3 बार खाया होगा। अपनी यादों में खोई हुई बानी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन आज उसे बहुत ज्यादा खुश हो रही